आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए, भारत को एक साथ जोड़ने वाली रस्सी कौन सी है? एक तरफ हजारों साल पुरानी अलग अलग पहचान वाले राज्य हैं, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, तो दूसरी तरफ एक मजबूत देश बनाने की जरूरत। आज हम इसी रस्सी के ताने बाने को समझेंगे। हमें जो स्रोत मिले हैं वो भारत के इसी संतुलन यानी संघवाद या फेडरलिज्म के ढांचे और केंद्र राज्य के पेचीदा रिश्ते पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि संविधान ने इस संतुलन को कैसे साधा है। ये एक साझेदारी जैसी है केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन किस पार्टनर के पास कितनी शक्ति है, कानून कौन बनाएगा, उन्हें लागू कौन करेगा, और सबसे जरूरी बात, देश का पैसा बटेगा कैसे। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये संघवाद या फेडरलिज्म आखिर है क्या भला? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक दिल्ली में सरकार है और बाकी राज्यों में अपनी अपनी सरकारें? मोटे तौर पर हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बारीकी है। संघवाद का असली मतलब है कि सरकार के इन दोनों स्तरों, केंद्र और राज्य को अपनी शक्ति सीधे संविधान से मिलती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, दोनों अपने अपने दायरे में मालिक हैं। लेकिन यहीं पर एक मजेदार पेच है। संविधान भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का महासंघ नहीं कहता, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहता है। ये शब्दों का हेरफेर है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है, और यही भारत का अनोखा मॉडल सामने आता है। इसे अक्सर अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पार्टनर हैं, लेकिन इस पार्टनरशिप में एक सीनियर पार्टनर है और वो है केंद्र सरकार। फैसले मिलकर लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा ताकत और अक्सर आखिरी फैसला केंद्र का होता है। यानी ढांचा तो बराबरी का दिखता है, पर झुकाव केंद्र की तरफ है। बिल्कुल। शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना। 1963 के पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने साफ कहा था कि भारत का ढांचा पूरी तरह से संघीय नहीं है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, है ना? एसआर बोम्मई मामले का जिक्र मिलता है। हाँ, 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने कहा कि संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, एक बेसिक फीचर है जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। इस एक फैसले ने राज्यों की संवैधानिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती दी। तो अब हमारे सामने एक दिलचस्प तस्वीर है, एक मजबूत केंद्र वाला डिजाइन और दूसरी तरफ संघवाद के एक अटूट बुनियाद। इसी खींचतान को समझने के लिए इन संबंधों को 3 हिस्सों में देखना होगा: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायी संबंधों की, यानी कानून बनाने की शक्ति। ये शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी कैसे है? 3 सूचियों का जिक्र आता है। हाँ, ये बंटवारा बहुत दिलचस्प तरीके से किया गया है। इसे आप घर के काम के बंटवारे जैसा समझ सकते हैं। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद ही कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, रेलवे या करेंसी छापना। ये वो मामले हैं जिन पर पूरे देश में एक ही नीति होनी चाहिए। समझ गया। और दूसरी सूची? दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो सीधे सीधे राज्यों के लोगों से जुड़े हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, खेती बाड़ी, साफ सफाई और स्वास्थ्य। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य की विधानसभाओं को है। हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से नियम बना सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे होंगे जिन पर पूरे देश में एक जैसे कानून की भी जरूरत है और राज्यों की स्थानीय समझ की भी, जैसे कि शिक्षा या जंगल। इस तरह के मामलों में क्या होता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। इसी के लिए है तीसरी सूची, समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, पर्यावरण, शादी, तलाक, मजदूरों से जुड़े कानून जैसे विषय हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया। मान लीजिए केंद्र सरकार प्रदूषण को लेकर एक बड़ा कानून लाती है, लेकिन दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ तो ऑड इवन वाला नियम ज्यादा कारगर है। अब अगर दोनों में टकराव हो तो दिल्ली वाले किसकी सुनेंगे, केंद्र की या अपनी सरकार की? बहुत अच्छा सवाल है, और इस मामले में संविधान बिल्कुल साफ है। अगर कभी समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो हमेशा केंद्र का कानून ही ऊपर माना जाएगा, वही लागू होगा। राज्य का कानून उस हद तक रद्द हो जाएगा जहां तक वो केंद्रीय कानून से टकरा रहा हो।
तो यहाँ भी सीनियर पार्टनर वाली बात लागू होगी? बनाना हो तो उस पर कानून बनाने की शक्ति, जिसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, वो भी सिर्फ संसद के पास होगी। इसका कोई हाल का बड़ा उदाहरण है जहां ये केंद्र राज्य की विधायी साझेदारी दिखी हो? जीएसटी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, एक ऐसा टैक्स सिस्टम लाना जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने सबसे बड़े टैक्स अधिकार छोड़कर एक कॉमन सिस्टम पर राजी हों, ये भारतीय संघवाद का शायद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसके लिए सिर्फ संविधान में बदलाव नहीं, बल्कि सालों तक राजनीतिक सहमति बनानी पड़ी। ये दिखाता है कि हमारा ढांचा जरूरत पड़ने पर कितना सहयोगी हो सकता है, लेकिन अंतिम शक्ति का संतुलन केंद्र की ओर ही झुका हुआ है। तो कानून बनाने के मामले में तो केंद्र का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पैटर्न इन कानूनों को जमीन पर लागू करने में, यानी प्रशासनिक स्तर पर भी दिखता है? कानून तो कागज पर बनते हैं, असली खेल तो उन्हें लागू करने का है। यहाँ भी कहानी लगभग वैसी ही है। संविधान सहयोग की उम्मीद करता है, लेकिन नियंत्रण की चाबी केंद्र के पास रखता है। राज्यों से ये उम्मीद की जाती है कि वे अपने प्रशासन को इस तरह चलाएं कि संसद के बनाए कानून बिना किसी रुकावट के लागू हो सकें। उम्मीद की जाती है, या केंद्र कुछ कर भी सकता है? क्या केंद्र राज्यों को सीधे सीधे निर्देश दे सकता है कि प्रशासन कैसे चलाना है? बिल्कुल दे सकता है। संविधान केंद्र को ये शक्ति देता है कि वो राज्यों को निर्देश जारी करे, जैसे ये सुनिश्चित करने के लिए कि संसद के कानूनों का ठीक से पालन हो रहा है, या फिर राष्ट्रीय महत्व के हाईवे, रेलवे या दूसरे संचार साधनों के रखरखाव के लिए भी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। और अगर कोई राज्य निर्देश ना माने तो? प्रशासनिक काम राज्यों की सहमति से उन्हें सौंप भी सकता है। अच्छा, एक और बात जो हमेशा दिमाग में आती है वो है आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं। ये अधिकारी काम तो राज्य सरकारों के लिए करते हैं, जिलों के डीएम और एसपी बनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये प्रशासनिक नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली तंत्र है। ये अधिकारी राज्य के कैडर में काम करते हैं, राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी भर्ती, ट्रेनिंग और उन पर अंतिम अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार और यूपीएससी के पास होता है। ये व्यवस्था पूरे देश की प्रशासनिक मशीनरी में एक रूपता लाती है और साथ ही केंद्र के प्रभाव को राज्यों के जमीनी स्तर तक बनाए रखती है। तो आपका अंदाजा सही है, अफसर राज्य सरकार का, लेकिन रिमोट कंट्रोल केंद्र के पास। ठीक है, तो कानून बनाने और उसे लागू करने दोनों ही मामलों में केंद्र का नियंत्रण साफ दिखता है, लेकिन किसी भी सरकार की असली ताकत तो पैसे से आती है। यहीं पर केंद्र राज्य संबंधों का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद पहलू सामने आता है। आखिर देश का खजाना बंटता कैसे है? आपने सही कहा, ज्यादातर झगड़े यहीं से शुरू होते हैं। वित्तीय संबंधों का ढांचा 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है करों का बंटवारा। इसके लिए संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का इंतजाम है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति करते हैं। और इसका काम क्या है? क्या ये तय करता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा? लोगों ने सिफारिश की है कि इस पूल का 41% हिस्सा सभी राज्यों में बांट दिया जाए। ये राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ये तो हुई करों में हिस्सेदारी, लेकिन क्या इसके अलावा भी केंद्र राज्यों को सीधी आर्थिक मदद देता है? हाँ, और वो है दूसरा स्तंभ, सहायता अनुदान, ग्रांट एंड एड। संविधान संसद को ये शक्ति देता है कि वो जरूरतमंद राज्यों को अतिरिक्त सहायता दे। इसके अलावा केंद्र की बहुत सी योजनाएं होती हैं जिनके लिए पैसा सीधा राज्यों को दिया जाता है, जैसे मनरेगा या एमजीएनआरजीए में मजदूरी का पैसा, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में सड़क बनाने का पैसा। ये पैसा केंद्र से आता है, पर योजना को लागू राज्य करते हैं। और जीएसटी आने के बाद तो पूरा सिस्टम ही बदल गया है। बिल्कुल। तीसरा स्तंभ है जीएसटी का बंटवारा। ये एक साझा टैक्स है जिसमें केंद्र सीजीएसटी और राज्य एसजीएसटी दोनों अपना अपना हिस्सा लेते हैं। इससे टैक्स व्यवस्था सरल हुई है, लेकिन राज्यों की अपनी टैक्स दरें तय करने की आज़ादी भी कम हुई है। और चौथा स्तंभ है कर्ज। राज्य अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाजार से कर्ज लेते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है।
और कई बार बड़ी परियोजनाओं के लिए उन्हें केंद्र सरकार से भी ऋण लेना पड़ता है। तो अगर हम इन चारों बातों को एक साथ देखें तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि पैसे के मामले में राज्यों की गाड़ी काफी हद तक केंद्र के पेट्रोल से ही चलती है, चाहे वो टैक्स का हिस्सा हो, योजनाओं का अनुदान हो या विकास के लिए कर्ज। सही पकड़ा आपने। और वित्तीय स्वायत्ता की यही कमी अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव की सबसे बड़ी वजह बनती है। राज्य हमेशा और ज्यादा हिस्सेदारी और स्वायत्ता की मांग करते हैं, जबकि केंद्र का अपनी योजनाओं और जरूरतों पर नियंत्रण बनाए रखने का तर्क होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये शीशे की तरह साफ है कि भारत का संघीय ढांचा कोई सीधी सपाट चीज नहीं है। ये सहयोग, निर्भरता और तनाव का एक बहुत ही महीन जाल है। संविधान ने बेशक एक मजबूत केंद्र को तरजीह दी है, लेकिन अदालतों ने खासकर एसआर मुंबई मामले के बाद राज्यों के अधिकारों को भी मजबूती दी है और संघवाद को संविधान की आत्मा का हिस्सा बताया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे कानून बनाने के मामले में 3 सूचियां शक्तियों को बांटती हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र को निर्णायक बढ़त देती हैं। हमने समझा कि कैसे अखिल भारतीय सेवाएं और निर्देश देने की शक्ति से केंद्र का प्रशासनिक दबदबा बना रहता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे वित्त आयोग और अनुदान के जरिए केंद्र वित्तीय संतुलन साधने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में राज्यों की निर्भरता भी बनी रहती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है। उसमें लिखा है कि आज हमारा पहला पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे पड़ाव को हम आरंभ करें उससे पहले हमें कुछ लैंडमार्क केसेस को जान लेना आवश्यक है। ये हमें सोचने के लिए एक नई दिशा देता है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमने आज इस रिश्ते की संवैधानिक बनावट या ब्लूप्रिंट को समझा है, हमने नियमों और प्रावधानों की बात की है, लेकिन असल में ये रिश्ता जमीन पर कैसा रहा है? वे कौन से ऐतिहासिक अदालती मामले रहे हैं जिनके बारे में हमारा स्रोत इशारा कर रहा है, जिन्होंने इस संवैधानिक ढांचे की सीमाओं को परखा और उसे नई दिशा दी? संविधान के इन अनुच्छेदों का असल दुनिया के राजनीतिक टकरावों में क्या मतलब निकला है? शायद ये हमारे अगले पड़ाव का विषय हो सकता है।